बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने आंसर को कंप्लीट करना है कि यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफाइड करना यूनिट्स पर इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा क्यों है। तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। एक, आपके पास जो है वो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो किसी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड या यूनिट के अकॉर्डिंग करते हैं, और सेकेंडली जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजर्ड क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर होती है। ठीक है, तो कंप्लीट मेजरमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट कर लें कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक पेंसिल की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर हमारे पास स्टैंडर्ड या यूनिट है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक मैं कहूँ जी मेरे पास पेंसिल की लेंथ जो है वो 5 है या सेंटीमीटर है, तो आप मेजरमेंट को कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेजरमेंट की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड का कम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। फर्स्ट, द मेजरमेंट इज़ रिलेटिव टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और यूनिट, यानी कि आप जो मेजरमेंट करेंगे उसको किसी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड या यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड सेकेंड, द यूनिट मस्ट बी स्पेसिफाइड विद अ मैग्नीट्यूड, यानी कि जब आप मेजरमेंट करेंगे तो कहीं ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हमारे पास जो है वो कंप्लीट मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ अ बॉडी इज़ 100 kg। हेयर kg इज स्टैंडर्ड यूनिट जिसके अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट की है, एंड 100 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, और 100 आपके पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो वी कैन से दैट विदाउट यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉट मेजर्ड कम्प्लीटली। आप अगर आप यूनिट यूज़ नहीं करेंगे या यानी कि स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो आप जो है वो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट यानी कि कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं ये हमने बताने हैं। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास सिंगल क्वांटिटी के लिए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट की जाती है एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर। लाइक लेंथ के लिए सिर्फ मीटर की यूनिट को हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मास के लिए केजी को, टाइम के लिए सेकंड को, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एस आई इज़ दैट इट हैज़ ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एडवांटेज क्या है, देर आर स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स आर इन एस आई यूनिट सिस्टम, यानी कि एस आई यूनिट सिस्टम के अंदर जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो 7 बेस क्वान्टिटीज़ हैं, और उन 7 बेस क्वान्टिटीज़ की टर्म में जो है हम लोग बाकी तमाम क्वान्टिटीज़ को ड्राइव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो स्मॉल हैं। थर्ड एडवांटेज हमारे पास क्या है, फॉर वेरी लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड्स प्रीफिक्सेस और ऑल्सो यूज्ड विद एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर हम लोग जो प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी हैव 1 माइक्रोसेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड का मतलब 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकेंड। ठीक है, तो इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट करने से अच्छा ये है कि हम लोग जो है वो प्रीफिक्स को यूज़ कर लें। तो इसमें हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम लोग जो है वो एसआई यूनिट के साथ प्रीफिक्स को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक वी हैव 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज पर हम लोग चलते हैं फोर्थ एडवांटेज की तरफ। यूनिट्स ऑफ एस आई आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका जो एस आई यूनिट सिस्टम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वैलिड है। ठीक है, यानी कि आप जो है वो यूनिट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीसिस वगैरह में जब आप किसी जो है वो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आप जो है वो ऐसा यूनिट सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आप वर्ल्ड वाइड भी सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लास्ट एडवांटेज ये है, यूनिट्स आर ईजिली कन्वर्टेबल इनटू बिगर और स्मॉलर यूनिट्स। जैसे मेरे पास जो है वो किलोग्राम से मुझे ग्राम के अंदर जाना है,
किलोग्राम से मुझे जो है वो ग्राम के अंदर जाना है, तो मैं इजीली क्या कर दूंगा, एक्सपोनेंट 3 यानी किलो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो किलोग्राम से ग्राम के अंदर जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 1000 के साथ। तो इसी तरीके से आप जो है वो यूनिट्स को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं बिगर से स्मॉलर के अंदर या स्मॉलर से बिगर के अंदर बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग जो है वो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और इसके बाद सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है, तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेडियन, रेडियन इज डिफाइंड as a plane angle subtended at the center of the circle by an arc length is equal to the radius of the circle, ठीक है। आपका जो प्लेन एंगल है वो 1 रेडियन कहलाएगा जब आपकी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होगी। ये फार्मूला हम लोगों ने जो है वो ड्राइव किया था रेडियन के लिए, ठीक है। अगर मैं एक सर्कमफेरेंस की बात कर रहा हूँ तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो आर्क लेंथ यानी कि हमारे पास टोटल सर्कमफेरेंस हो जाएगा दैट इज़ 2πr डिवाइडेड बाय द रेडियस। रेडियस आपका रेडियस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियन आपके पास इक्वल हो जाएगा 2π के, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ रेडियन इन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा दैट इज़ 6.284 रेडियंस, सही। इसी तरीके से हम लोग जब स्टेरेडियंस की तरफ चलते हैं, स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज the solid angle subtended at the center of a sphere by an area of a sphere is equal to the square of the radius, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4πr स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज़ 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। स्क्वायर ऑफ द रेडियस से आप जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4π, तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू के साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा दैट इज़ 12.568, सही। ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर, हाउ लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, द लीस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो कम से कम वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर की हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है। तो लीस्ट काउंट एरर जो है बेसिकली रैंडम एरर की कैटेगरी में जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि रिपीटेटिव मेजरमेंट के अंदर अगर आप लीस्ट काउंट को सही तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसके अंदर एरर जनरेट हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एरर। तो वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद हायर रेजोल्यूशन। हायर रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो है वो लो लीस्ट काउंट का अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट एरर जो है वो कम हो सकता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी द इंस्ट्रूमेंट विद हाई रेजोल्यूशन स्मॉल लीस्ट काउंट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, यानी कि आपके लैब के अंदर अगर जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उसको यूज़ करके आप जो है वो बेहतर जो है वो रीडिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन दैट हाउ टू रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट, मज़ीद डिजिट्स को आंसर में ऐड करने से आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, इसकी क्या वजह है। देखिए एक्यूरेसी को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी डिस्क्राइब दैट हाउ क्लोज द कैलकुलेटेड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। एक्यूरेसी आपको ये बताती है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मैच करती तो इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है।
लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं करता इसके अंदर, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरर मौजूद है आपकी मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर प्रेजेंट इन द मेजरमेंट, यानी कि एक्यूरेसी आपको ये भी बताता है कि आपके मेजरमेंट के अंदर जो है वो फ्रैक्शनल एरर प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्मॉलर द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट बेटर विल बी इट्स एक्यूरेसी। फ्रैक्शनल एरर कम से कम होगा, दैट मीन्स आपका एक्यूरेसी जो है, आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंसिल इज़ 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक पेंसिल की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं एक स्केल के साथ जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। वी टेक 3 रीडिंग्स 4.1, 4.12 एंड 4.165 सेंटीमीटर। The result shows that adding more digits will make the measurement more precise but not accurate। ठीक है, यहाँ हमें इन वैल्यूज़ के अंदर डिजिट्स बढ़ाने से प्रिसीजन बढ़ रही है। प्रिसीजन क्या होती है? हाउ क्लोज द वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाने से हमारे पास प्रिसीजन बढ़ रही है लेकिन एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, क्योंकि एक्यूरेसी हमारे पास एक्यूरेट आंसर कितना था 5 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4.1। दैट मीन्स कि हम लोग जो है वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स को ऐड करने से प्रिसीजन तो बढ़ सकती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। उसकी वजह क्या है कि हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल एरर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। मेजरमेंट की प्रिसीजन क्या चीज़ डिटरमाइन करती है? ठीक है, तो ये आपकी एग्जैक्टनेस को बताती है। इन मेजरमेंट प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच द मेजरमेंट इज मेड एंड स्टेटेड। यानी कि प्रिसीजन आपके जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी एग्जैक्टनेस को बताती है या स्टेट करती है, या इन अदर सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रिसीजन ये बताती है दैट हाउ क्लोज द वैल्यूज़ आर टू ईच अदर, यानी कि वैल्यूज़ एक दूसरे से कितना नज़दीक हैं। अगर आपके पास मोर देन वन वैल्यूज़ हैं, अगर सिंगल वैल्यू है तो फिर उसके लिए हम लोग जो है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्रिसीजन को? यहाँ देख लीजिए, इट इज़ डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको अगर सिंगल मेजरमेंट के अंदर आपने जो है वो प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर है 293,000। ठीक है, तो इसकी प्रिसीजन की मेजरमेंट के लिए मैंने देखें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाले प्लेस को देखना है। देखें ये मेरे पास लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। ठीक है, इसकी प्लेस क्या है? यूनिट 10, 100, 1000, यानी कि लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 1000 पर है, तो 1000 मेरे पास जो है वो प्रिसीजन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज मेजरमेंट 293,000 इज 1000 kg बिकॉज द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इन द 1000 प्लेस। सही, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशंस। अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस है वो डिफरेंट है, इज़ इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड? क्या ये पॉसिबल है कि हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकें? कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम? क्या हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक रूल आप डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बट दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा वी आर एबल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड तो करवा सकते हैं बट वी आर नॉट एबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दैम, लेकिन हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। या प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को आप डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी जो है वो डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम लोग डिवाइड करें। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लेंथ विद टाइम, यानी कि लेंथ
मेरे पास एक लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसको मैं 2 सेकेंड्स के अंदर ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रीज़न है कि हम लोग जो है वो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, वाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। हमारे पास जो है वो ह्यूमन पल्स और पेंडुलम स्विंग जो है वो पॉसिबल टाइम यूनिट्स है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? तो टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है? जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। सही, स्टेटमेंट देखिएगा, द फिनोमिना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिपीटेटिव फिनोमिना विच कैन सर्व एज रिस्पॉन्सिबल टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, लाइक सन राइज होता है एक फिक्स टाइम के ऊपर एंड जो है वो सेट होता है, तो ये हमारे पास क्या है? रिपीटेटिव फिनोमिना है। ठीक है, हमारे पास सीजन्स जो आते और जाते हैं, ये भी हमारे पास रिपीटेटिव फिनोमिना है। मून राइज करता है, सेट करता है, ये भी हमारे पास क्या है? रिपीटेटिव फिनोमिना है। तो इसको हम लोग जो है वो बीइंग एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन पल्स हमारे पास जो है वो रिपीटेटिव फिनोमिना नहीं है। क्यों नहीं है? ह्यूमन पल्स कैन नॉट बी यूज एज टाइम स्टैंडर्ड बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन। मतलब मेरी पल्स कुछ और होगी, सेकंड वाले की पर्सन जो है वो पल्स कुछ और होगी, तो इसीलिए हम जो है वो वेरिएशन वाली टर्म को जो है वो टाइम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से स्विंग ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज़ वेरी विद एल्टीट्यूड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2π√L/g। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली रिलेटेड है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ, जो कि एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ही हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। दैट्स वाई ये भी हमारे पास जो है वो टाइम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑल्सो वेरीज बाय फ्रैक्शनल फोर्सेस। जब आप पेंडुलम को स्विंग करवा दें, तो अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास रिपीटेटिव फिनोमिना नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सही, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन इज राइट इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, तो क्या ये इक्वेशन राइट इक्वेशन फिजिकली भी हो सकती है? तो इसकी भी हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आर ऑल्सो फिजिकली इनकरेक्ट। लेकिन जो इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगी वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एरिया ऑफ सर्कल A = r²। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट लेट कर रहा हूँ, हमारे पास एरिया जो 2πr² होता है। तो अगर मैं r² लेता हूँ जस्ट, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन मेरे पास डायमेंशनली करेक्ट होगी, क्योंकि एरिया की मेरे पास डायमेंशन क्या होती है? L² और r² की डायमेंशन मेरे पास क्या होगी? L²। तो ये इक्वेशन मेरे पास डायमेंशनली करेक्ट तो हो गई है, बट फिजिकली रॉन्ग, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला सही नहीं है, यहाँ पर 2π मौजूद नहीं है, तो फिजिकली हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा एरिया का, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 2πr²। सही, तो दूसरी एग्जांपल लिख रहे हैं। लेट अस से वर्क इज डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड एरिया, जो कि गलत है। ठीक है, देन इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एंड फिजिकली रॉन्ग। जब आप इसकी डायमेंशन को ड्राइव करेंगे तो आपके पास ये डायमेंशनली भी इनकरेक्ट आएगा, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये फिजिकली भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।